अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बख़ैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला कोरोना के दिनों में आपको बख़ैर वफ़ियत रखे, आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त के नाम पे उनका एक अपनी पहचान है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं कश्मीर प्रेस क्लब मीर, साबिक़ प्रेस सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के। मेरी मुराद सीनियर साफ़ी ज़फ़र मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो आज चूँकि हमारा मौजू भी यही है कि आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त की इक़दार, जी, तो उस हवाले से हमने बात करनी है कि सहाफ़त आज़ाद कश्मीर में बड़े अरसे से यहाँ पे चल रही है। बड़े बड़े नाम यहाँ पे सहाफ़त पे, चिराग हसन असरत जो है वो भी गुजरे हैं, बिल्कुल सही, सहाफ़त में भी, राइटिंग में भी, अफ़साना नगारी में भी बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। तो माशाल्लाह आपका नाम भी एक अच्छी सफ़ में आ रहा है। तो इस हवाले से आपको हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। जी शुक्रिया। तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपने सहाफ़त कब से स्टार्ट की, कब? जी मैं अवाइल ज़माना तलब इल्मी, जब मैं फ़ारुक़ुल तहसील हुआ स्कूल लाइफ से, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर, जो कि कदीम दरसगाह है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर, वहाँ मैंने जो है वो दाखिला लिया। और आज वहाँ से फ़ारुक़ुल तहसील होने के बाद मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। और ये 1981 की बात है, जब आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े तारकीन वतन के शहर मीरपुर में 1981 की तहरीक चल रही थी। तो उस दौरान मैंने जो है वो शोबा सहाफ़त को ज्वाइन किया और मैंने अपनी तहरीरों के ज़रिए जो है वो मीरपुर के मसाइल को उजागर किया और जो तहरीक चल रही थी उसमें तहरीरी तौर पर अपना किरदार अदा किया। और उस वक़्त जो है वो आज़ाद कश्मीर के बुज़ुर्ग सियासतदान अब्दुल खालिक अंसारी साहब मरहूम और मग़फ़ूर जो हैं, उन्होंने मुझे मार्क टेली सानी का ख़िताब दिया माशाअल्लाह। और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि सहाफ़त में आते ही मुझे एक उस वक्त के जो नामवर सहाफ़ी थे, जो BBC से वाबस्ता थे, मार्क टेली, उनके हवाले से मुझे आज़ाद कश्मीर में मार्क टेली सानी का जो है वो ख़िताब, उन बुज़ुर्ग सियासतदान जो आज़ाद कश्मीर में जिनका एक वकालत में, सियासत में एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, बल्कि तारीख़ में जी कश्मीर की तारीख़ में अब्दुल खालिक अंसारी मरहूम का एक बहुत बड़ा नाम है जी। माशाअल्लाह, बड़े ज़बरदस्त आपने जो है वो अब्दुल खालिक अंसारी साहब का हवाला दिया, वो एक बड़ा नाम, नो डाउट। तो आप किस इदारे के साथ जो है ना वो इस वक्त तक काम कर चुके हैं? जी, बुनियादी तौर पे 1981 में मैं एज़ ए चीफ़ रिपोर्टर अखबार वतन लंदन के साथ मैंने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से अपने काम का आगाज़ किया। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते जो है वो मैं आज़ाद कश्मीर की सियासी डायरी लिखता था माशाअल्लाह। और जो बरतानिया में मुकीम हमारे कश्मीरी तारकीन वतन, जिनको मैं सफ़ीरान वतन का नाम देता हूँ, बुनियादी तौर पे वो हमारे सफ़ीर हैं और बिला तनख्वाह सफ़ीर हैं। बिल्कुल ऐसे कोई जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए वहाँ बरतानिया में गए, अपने रोज़गार के सिलसिला में वहाँ गए, लेकिन अपने रोज़गार के साथ साथ वो अपने मादरे वतन की आज़ादी, हक़ खुद अरादियत के लिए भी अपने ख़र्च पे जो है वो बिला तनख्वाह सफ़ीर के तौर पे कश्मीरियों के वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो वहाँ जो कश्मीरी तारकीन वतन हैं वो जानते हैं कि अखबार वतन का एक बहुत बड़ा नाम था और एक बहुत बड़ा किरदार था तारकीन वतन के हवाले से, पाकिस्तानी तारकीन वतन के हवाले से, कश्मीरी तारकीन वतन के हवाले से। तो उससे मैंने अपने काम का आगाज़ किया और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं आज़ाद कश्मीर में ज़िला मीरपुर में रोज़नामा जंग लाहौर के साथ उनके एम्प्लाई के तौर पे टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफाई करके मैं उनका नुमाइंदा रहा हूँ। और मेरी सियासी डायरी जो है वो कंबाइंडली तमाम एडिशंस में, जंग लंदन से लेके जंग रावलपिंडी तक, कोयटा, कराची, लाहौर, सब में वो पब्लिश होती रही है माशाअल्लाह। और वो मैं रेगुलर तौर पे तवातर के साथ जो है वो सियासी एडिशंस में जो है वो सियासी डायरी लिखता रहा हूँ। तो इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासतदानों में जो है वो मेरा नाम है और वो मुझे बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। ज़बरदस्त। तो उसके अलावा मैंने रोज़नामा पाकिस्तान के साथ काम किया है और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अदारों के साथ
और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मीरपुर की सरज़मीन से पहला रोज़नामा अखबार जो है वो 2006 में मैंने रोज़नामा मुहासब मीरपुर से उसका आगाज़ किया था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब सरदार सिकंदर हयात ख़ान साहब ने उसका बैसियत वज़ीर आज़म और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इफ्तिताह किया था, जबकि उस बड़ी तकरीब की सदारत जो है वो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने की थी। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जफ़र साहब ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल थी किसी दौर में, जो एक तरीक़ाकार था, पहले एक दौर था जब प्रिंट मीडिया का काम करते थे हम, जो है ना वो हाथ से लिख के बड़े खुशखती में लिख के फिर उसको फ़ोटो कापियाँ करवा के फिर उसको फैक्स किया करते थे। फिर कुछ जो खबरें थी वो हम बाई डाक भेजा करते थे, वो दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ पहुँचती थी, चौथे दिन लगती थी। तो फिर वो अपनी तस्वीर देख के लोग बड़े खुश होते थे। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उस वक़्त जो लफाजी होती थी या जो तहरीर का मलका होता था जो साफ़ियों में होता था, अब वो नापैद हुआ जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में ये है कि जो ये आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि पहले जो दौर था वो कहीं दर्जे बेहतर था। वो इसलिए बेहतर था कि लोग पढ़ते थे, स्टडी करते थे और तहकीक करते थे और फिर वो ख़बरें बनाते थे। लेकिन आज के माजरत के साथ आज के जो नौजवान हमारे इस फील्ड में आ रहे हैं उनमें जो है वो पढ़ने का फुकदान है। जी बिल्कुल। एक तो वो किताब से रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ये इंटरनेट का ग्लोबल विलेज का ज़माना आ गया है। तो लोग पढ़ाई की तरफ तवज्जो उनकी कम हो गई है और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो कम है। वो आम तौर पे वाक़याती रिपोर्टिंग पे उनका फोकस होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने की वजह से चूँकि वो रेटिंग का मामला भी होता है, तो वो रिपोर्टर भी जो है ना वो ज़्यादातर तहकीक की ये तरफ जाने की बजाय वो रेटिंग के चक्कर में फौरी तौर पे वाक़याती रिपोर्टिंग को रिपोर्ट करने में जल्दी से जल्दी करते हैं ताकि हमारी जो खबर है वो पहले आ जाए। और इस चक्कर में जो है वो स्टडी ख़त्म हो गई है, तहकीक ख़त्म हो गई है। हालांकि दुनिया जो है वो तहकीक की तरफ जा रही है और पूरी दुनिया में जो है वो फ्रीलांस जर्नलिज़म जो है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो है उसको फ़रोग़ हासिल हो रहा है और उस पर नाम बनता है। बिल्कुल। उस काम की वजह से जो तहकीकाती काम होता है उसकी वजह से सहाफ़ी का नाम भी बनता है और उसके काम को सराहा भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है और मैं अक्सर कहता हूँ नौजवान जो आते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करता हूँ और उनको कहता हूँ कि वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो दें और फोकस अपना जो है वो इस तरफ रखें। जी अच्छा दोस्त साहब ये बताइए कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि किताब की तरफ से रुझान ख़त्म हो गया है। इंटरनेट पे अब जो है ना वो उसमें देख के वो करते हैं। अब इंटरनेट पे गूगल पे भी जाएँ तो वहाँ पे बड़ा नॉलेज मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे उस नॉलेज पे जो है वो रिलाई नहीं किया जा सकता। उसमें झूठा भी होता है, सच्चा भी होता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना हर बंदे ने अपने लिहाज से उसमें वो किया होता है। सही है। ऐसे में जो वो कोई कैसे किया जा सकता है कि जो मौजूदा जो नए साफ़ी हैं, ये जो यंग लोग हैं, उनको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि साफ़त का दर्जा क्या है और साफ़त को किस तरीके से शफाफ तरीके से किया जा सकता है? जी बिल्कुल आपकी बात बजा है। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि किताब से रिश्ता ख़त्म हो गया है और ये ग्लोबल विलेज की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये जो सहूलियात में जिद्दत आई है, हमारे काम की रफ्तार भी बढ़ी है। वो इससे हमने बहुत कुछ हासिल भी किया है, सीखा भी है और नौजवान इस तरफ बढ़ भी रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात जो मैंने पहले गुजारिश की कि वो जो रेटिंग का मामला है और जो ऊपर की सतह सोचने की जो सलाहियत है वो कम हो गई है और तहकीक की जो सलाहियत है वो मफकूद होती जा रही है। बिल्कुल। फौरी तौर पे वाक़याती रिपोर्टिंग और सरसरी सा गूगल पे सर्च किया और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ख़बर फाइल करने की कोशिश की। सही। उससे जो है वो सलाहियतें जंग आलूद हो रही हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ माइल हो रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि अभी मैं खुद अभी सीखने के मराइल से गुजर रहा हूँ। मैं गुज़श्ता दिनों की चंद माह कबल मुझे इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के एक फेलोशिप प्रोग्राम में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ और मैं समझता था कि मैं आज़ाद कश्मीर में जो है वो
नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाला सहाफ़ी हूँ। लेकिन जब मैं एक बड़े जो है वो प्रेस प्रैक्टिस में वहाँ गया, पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से फेलोशिप के लिए, तो वहाँ उमर चीमा साहब, अवैस तौहीद साहब, जो जिनका पूरी दुनिया में एक नाम है, और उमर चीमा साहब ने जो लेक्चर्स दिए और वहाँ से मैंने जो सीखा, और जब मैं वापस आया तो मैं फिर वाकई मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि जो होना चाहिए था। तो उसकी बेस पे जो मैंने वहाँ से सीखा वो यहाँ आकर मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सरखरू हूँ कि वहाँ से जो मैंने उनकी रहनुमाई में उनसे जो कुछ सीखा, मैंने यहाँ आज़ाद कश्मीर में RTI का राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून नहीं था। सही। तो मैंने वहाँ से इसको पिक किया और यहाँ आके मैंने स्टोरी फाइल की, और फिर मैंने हुक्मरानों से पूछा, मुतलकीन से पूछा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से पूछा कि यहाँ आपने RTI का कानून क्यों नाफज नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी कि वाकई आज़ाद कश्मीर में ऐसा कानून हम नाफज नहीं कर सके, लेकिन अब हम करेंगे। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना हाई कोर्ट से रिव्यू किया जाए। आइन ने ज़मानत दी हुई है, यूनाइटेड नेशन ने ज़मानत दी हुई है, पाकिस्तान में RTI का कानून नाफज है, सूबाई सतह पे नाफिज है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हमारे साफ़ियों को ये सहूलत हासिल नहीं है चूँकि यहाँ कानून नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिट बाकायदा समात के लिए मंजूर हुई। हाई कोर्ट ने वो नोटिस जारी किए हुए हैं। अभी 25 जून को उसकी जो है वो इन्होंने जवाब दावा दाखिल करना है कि उन्होंने आया कि क्यों नहीं इन्होंने वो नाफज किया, वो अपना जवाब देंगे, तो उस पर बहस होगी, और यकीनन हम आइंदा 1-2 माह में अदालतुल आलिया के फैसला की रोशनी में यकीनन आज़ाद कश्मीर में RTI का कानून नाफज हो जाएगा, और जो सहाफ़ी है वो उनकी भी सलाहियत बढ़ेगी कि उनकी जो वो रिपोर्टिंग करते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती है इदारों से, नोटिफिकेशंस नहीं मिलते, जो वो अपनी तहकीकात के लिए जो उन्हें चाहिए होता है, जिसका हवाला उन्होंने देना होता है, और उनकी स्टोरी दुरुस्त साबित होती है, वो स्टोरियाँ भी उनकी दुरुस्त साबित होंगी जिनकी कोई तरदीद नहीं कर सकेगा, और इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तहकीकी हवाले से ये एक इनको सहूलत जो है वो मेरी इस छोटी सी काविश से जो उनको हासिल हो जाएगी और उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। सही है। अच्छा ज़फ़र साहब, इर्तिकाई अमल शुरू से रहा है। पत्थर के ज़माने में गारों में लोग रहते थे, फिर जो है ना वो उसके बाद मकान बने, फिर करेंसी का, पहले जिन्स के बदले जिन्स का कारोबार था, फिर करेंसी हुई, फिर उसके बाद डिजिटल करेंसी हुई। इसी तरीके से ये गुज़श्ता को 30 सालों में जो तग़य्युर आया है, जो इर्तिकाई मराहिल जिस तरीके से इंसान ने जिद्दत की तरफ सफ़र का आगाज़ किया है, ये मेरे ख्याल में इससे पहले नहीं थे कि इस 30 साल में बड़ी जल्दी प्रिंट मीडिया आया है, प्रिंट मीडिया के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया आ गया कि फ़ौरन जो है वो हर बंदे के पास एक डिजिटल डिवाइस मौजूद है फ़ोन की सूरत में, उससे उसने उसको कैप्चर किया और कैप्चर करके उसने इन्फॉर्मेशन आगे फेंक दी। अब उसका दूसरा पहलू क्या है वो अलग बात है कि जी उसने एक पहलू की तस्वीर ली है, दूसरा पहलू उसने अभी नहीं लिया, लेकिन वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप में उसने फॉरवर्ड कर दी है। तो इस तरीके से जो डिजिटल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें जब वो ठीक होती हैं, कुछ खबरें उसमें लोगों की, चूँकि हर आदमी की एक पहुंच में एक चीज़ मौजूद है, तो लोगों पे ब्लैकमेलिंग का भी इल्ज़ामात लगते हैं, साफ़ियों पे भी जो लोग आते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फिर साइबर क्राइम के हवाले से भी। तो रिसेंटली आपने साइबर क्राइम के हवाले से भी बड़ा काम किया है, चूँकि माशाल्लाह डिजिटल मीडिया इस वक्त दौर हाज़िर की अहम ज़रूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और आने वाला दौर शायद है ही डिजिटल मीडिया का। बिल्कुल। तो उसमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने जो है ना वो बड़ा अच्छा आपने बिफोर द टाइम मैं समझता हूँ कि आपने वो काम किया, और हमने अलहमदुलिल्लाह जो जम्मू कश्मीर डिजिटल मीडिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का क्याम भी इसी मकसद की कड़ी है कि हमने जो वो इस मीडिया को प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज से आगे लेके चलना है कि ना तो किसी की जो किरदार कुशी हो और ना इन्फॉर्मेशन छुपाई जाए। सही है। तो इस वाले से साइबर क्राइम के वाले से जो आपने रिट की है, तो उसका क्या जो है ना वो इसका इस वक्त जो आप कह सकते हैं कि मौजूदा उसकी सिचुएशन क्या है? सही है जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं गुजारिश करूँ कि मैं साइबर क्राइम्स के कानून के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक है जी, वो कानून होना चाहिए बिल्कुल। किसी ज़ाब्ते में लाया जाना चाहिए कि लोग जो है वो किसी की पगड़ी ना उछाल सकें, बिल्कुल। लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी जो काम किया है वो मैं समझता हूँ कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। सही। इस लिहाज से गैर आइनी और गैर कानूनी है
कि आज़ाद कश्मीर में जो अबूरी आइन एक्ट 1974 नाफिजुल अमल है, जी जी, जो 13वीं आइनी तरमीम के बाद 2 जून 2018 को जो 13वीं आइनी तरमीम हुई है, उसके तहत एक्ट को अबूरी आइन बना दिया गया है। और उसमें जो आर्टिकल 31 है, उसके तहत जो 3rd शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि जिनका इख्तियार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को हासिल है। ठीक है। और ये आज़ाद कश्मीर असम्बली ने पास किया हुआ आइन है, जिसमें ये जिसके आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ 31, उसके तहत वफाक का ये इख्तियार है। ठीक है। कि वो साइबर क्राइम एक्ट के हवाले से जो है वो कानून साजी का इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर असम्बली ने एक्ट 1974 जो कि अब अबूरी आइन बन चुका है, उसमें दिया गया। तो ये इख्तियार उनका है जो कि आज़ाद कश्मीर असम्बली ने बदून इख्तियार और गैर आइनी तौर पे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वो उसको जो है वो नाफिज़ुल अमल किया है। और मैं समझता हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक, ये भी एक तुरफा तमाशा है। बिल्कुल। और इन्होंने इसको लागू कर दिया है। सही। और मैं ये समझता हूँ कि जब इसका तरीकाकार ही जो है वो गैर आइनी अडाप्ट किया गया है, तो उसके साथ तहत जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो भी गैर आइनी है। बल्कि बड़ी अच्छी गैर आइनी के वाले से मैं आज पढ़ रहा था कि एसी सब हमारे हैं एक खैरटा के, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा जी कि मसाजिद में भी जो है वो ऐलान जनाजे का ऐलान ना किया जाए, और सोशल मीडिया पे भी जो है इजाज़त नहीं है, सोशल मीडिया पे भी जनाजे की खबर नशर ना की जाए। सही है। तो उसके खिलाफ भी जो है ना वो एक्शन होगा। तो ये हुकूमत तो हुकूमत है, ये एक तहसील के एसी जो है वो उस कानून को जो है ना वो गैर आइनी तौर पर जो है ना वो अपना खुद ही कानून बना के पेश कर रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? जी, मैं ये हवाला देना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल लॉ है उसके कोड हैं जी, उनमें जो दफ़ा 174 ए और बी है, जी जी, उसके तहत जब तक किसी भी असम्बली के पास करदा कानून के बाद इस एक्ट के तहत जब तक हुकूमत नोटिफाई नहीं करती, ठीक है, नोटिफिकेशंस जारी नहीं करती कि कौन इसका ज़िम्मेदार होगा, इसकी तहकीकात करने वाली एजेंसी कौन सी होगी, मुतलका ऑफिसर कौन होगा जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और वो मुतलका जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं उनको गिरफ्तार कौन करेगा, जी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। सही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो इन्होंने गैर आइनी कानून बना लिया, ठीक है, और जब तक कोई अदालत इसको जो है वो नल एंड वाइड करार नहीं देती, तब तक इसके इस पर अमल दरामद के लिए तो हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। बिल्कुल। कि इसकी जिम्मेदार एजेंसी कौन होगी, मुतलका ऑफिसर कौन होगा। सही। लेकिन ये तो काम किया नहीं गया। इस काम के बगैर, नोटिफिकेशन के बगैर, मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है ये अनलॉफुल है। सही। ये गैर कानूनी है और इसका इनको इख्तियार नहीं है। सही। और ये ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे कर रहे हैं। बिल्कुल। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कि हमने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, तो हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर यह कहा जाता है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में ये कानून नाफजी नहीं है। लेकिन देखना ये आया है कि जो जहाँ उनकी पसंद होती है वो लोगों को उठा के ले आते हैं और गिरफ्तार करके उनके चलान भी अदालतों में पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ का मैं विटनेस हूँ जी कि हमारे पिछले दिनों हमने जो है वो एक आला इदारे के सरबराह को हमने डिवीज़न के सतह पे हमने जो है ना वो दिया, एप्लीकेशन दी कि इस तरह जो है ना हम डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं। सही है। और हम पिछले कोरोना के दौरान चूँकि अखबारात की भी बंदिश थी, उस तरीके से वो नई अखबारात भी लोगों तक पहुँच सके थे। फिर जो नेशनल मीडिया है, टेलीविज़न हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो लोकल मैनेजमेंट के जो पैगामात हैं या जो अहकामात हैं वो पब्लिक तक पहुँचा सके। सही है। तो उस वक्त यही डिजिटल मीडिया तक जिसने DC के, SP के, इवन के असिस्टेंट कमिश्नर के जो अहकामात थे, तहसीलदार के जो अहकामात थे, SOPs के हवाले से, बाकी जो पाबंदियाँ थी उन वाले से, वो सारा बेसिकली अवेयरनेस इसी डिजिटल मीडिया ने दी है। आपका आधा काम डिजिटल मीडिया ने, बल्कि मैं कहता हूँ 90% काम डिजिटल मीडिया ने किया है। इसके बावजूद जो है डिजिटल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाने का कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। सही है। तो जब तक कोई कानून पास नहीं होता, अगर जब तक कोई कानून पास नहीं होता रजिस्ट्रेशन का, तो उस वक्त तक भी ये भी है कि आप उसको बंद भी नहीं कर सकते। यही बात है। ऐसे ही है। देखें जी, पहले तो कानून साजी की जानी चाहिए। बिल्कुल। और देखना चाहिए कि मैं ये नहीं कहता कि ये कानून नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कानून होना चाहिए और सख्त तरीन होना चाहिए।
और इसके तहत सज़ाएँ भी सख्त तरीन होनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन जब तक ये आइन के तहत और कानून के तहत इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसका जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करके कानून नाफज नहीं हदूद किया का तयन जाता, किया जाए ना, उस वक्त तक ये तमाम एक्सरसाइज मैं समझता हूँ कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। यही वजह है कि हमने हुकूमत की और अपनी रहनुमाई के लिए पहले मैंने स्टोरी फाइल की, मैंने कानून ज़ाब्ते को पढ़ा और जो मैंने जिक्र किया कि जो अबूरी आइन एक्ट, अबूरी आइन 1974 की दफ़ा जो 31 है जी जी। और उसके तहत जो 3rd शेड्यूल दिया गया है और उसमें जो ए लिस्ट है, उस लिस्ट में वो तमाम इक़दामात का वो जिक्र किया गया है कि जो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं। सही। मसलन ये करेंसी नहीं बना सकते जी, मसलन ये दफ़ा का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल, ये IG और चीफ सेक्रेटरी तैनात नहीं कर सकते, खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। बैन ही इसी तरह उसी लिस्ट में ये भी दर्ज है कि ये साइबर क्राइम्स एक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती हैं उससे मुतल्लिक़ा जो कवानीन है वो कौन बना सकता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो अबूरी आइन है हमारा एक्ट 1974 उसकी दफ़ा 31 के शेड्यूल में ये इख्तियार वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया है। सही। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी जो है वो लॉफुल एक्टिविटी इन्होंने की है और पूरी असम्बली मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है वो तमाम मेंबरान ने भी वो बग़ैर पढ़े बग़ैर जाने कि उनका इख्तियार क्या है, उन्हें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और अंधेरे में रख के करवाया गया है और एक ही दिन पेश हुआ है, उसी दिन पास हो गया है। किसी ने ना पढ़ा है कि हमारा ये इख्तियार भी है या नहीं, और वफाकी हुकूमत का इख्तियार आज़ाद कश्मीर असम्बली इख्तियार का ने इस्तेमाल कर लिया है, जो कि गैर आइनी बात है। यही वजह है कि हमने इसको जो है वो हाई कोर्ट में एज ए रिट पिटीशन दायर किया है और मोअज़्ज़ज़ जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी उसको समाअत किया है, इब्तिदाई समाअत के बाद समाअत के लिए मंजूर किया है और उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर को ये रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। सही ताकि वो लार्जर बेंच इसके ऊपर कोई, चूँकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आइनी मामला है और मफाद आमा की बात है और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इन्वॉल्व है, चूँकि बुनियादी इंसानी हकूक़ ने जो है वो इसको इसकी ज़मानत दी हुई है, पाकिस्तान के आइन में जो है वो इसकी ज़मानत दी गई है। दूसरा जो हमारा खिता है आज़ाद कश्मीर का, ये स्पेशली आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। जी बिल्कुल। इस हवाले से वही इक़दाम जो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे या इस तरीके से उस पर पाबंदियाँ लगा रही है मीडिया पे, वही चीज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर जो ना हम किस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया वो गलत कर रहा है। ये अगर वो कर रहा है तो गलत कर रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं। सही है। तो हमें जब ये देखना है कि दुनिया के सामने भी अपने आप को इस मेयार पे हम पेश करें कि हमने इजाज़त दी हुई है, आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है, इंडिया में नहीं है। सही है। तो ये भी एक सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ कोई काम करता है, कोई ऐसी तहरीर होती है, ऐसी चीज़ होती है या किसी की किरदार कुशी होती है, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी और बीइंग अ आम पर्सन भी, एक आम शहरी भी, और जम्मू कश्मीर डिजिटल मीडिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से भी हम समझते हैं कि वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानून का इतलाक़ हो, लेकिन कानून का इतलाक़ उस तरीके से जो आयन उसको प्रॉपर तरीके से आयन ने इजाज़त दी हो और वो कानून आइनी तरीके से वो बना हो। तो अदरवाइज जो है वो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती है। जो दोस्त सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप करते रहें। आप ये ख्याल रखें कि किसी की पगड़ी ना उछले, किसी की किरदार कुशी अब ना हो, वैसे ना हो, ज़ाती अनाद की वजह से किसी पे कीचड़ ना उछाला जाए, बल्कि जो खबर होती है खबर पहुँचाई जाए, खबर दी जाए, अपना इजहार किया जाए, अपने राय का इजहार किया जाए, इन्वेस्टिगेशंस की जाएँ और प्रॉपर तरीके से जो सहाफ़त के असूल हैं उस पर काम किया जाए। तो ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और हमारे जो यंग साफ़ी हैं उनके लिए, जो यंग जर्नलिस्ट हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? जी, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया, ये प्लेटफार्म फ़राहम किया कि मैं आपसे जो है वो कुछ शेयर कर सकूँ। और जहाँ तक आपके आखिरी सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को कि वो ज़रूर इस फील्ड में आएँ, लेकिन वो अपना फोकस जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के ऊपर रखें और हक़ाइक़ के ऊपर रिपोर्टिंग करें और तहकीक करके करें, ताकि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मुल्की मफाद में, आवाम के मफाद में
और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक, जो इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं उनके मुताबिक दुरुस्त इंफॉर्मेशन दुरुस्त आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए जो है वो पास ऑन की जानी चाहिए। और इसी में बेहतरी है। और चूँकि हमारा सास इलाका है, जैसा कि आपने फरमाया कि हमें ज़्यादा मुताद तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ज़्यादा मुताद तरीके से अपना काम करना चाहिए, चूँकि हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं कि जो अभी मुतनाज़ा है। यूनाइटेड नेशन में पाक भारत ने इसको मुतनाज़ा तस्लीम कर रखा है और इसका फ़ैसला होना बाकी है। हमें बहुत मुताद अंदाज में, बहुत सोचो फ़िक्र के बाद अपनी जो है वो राय आवाम तक पहुंचानी चाहिए और दुरुस्त इंफॉर्मेशन जो है वो उनको देनी चाहिए, ताकि वो उससे रहनुमाई हासिल करके मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अपने मादरे वतन की आज़ादी, हक़ खुद अरादियत और इंसानी हकूक़ के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम आपके साथ मौजूद रहा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव बहस के साथ। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।